दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी ची कातिलों को, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम दो लड़कियों को देखते हैं जो एक कार से कहीं जा रही होती हैं और इस कार में गांव का मुखिया बैठा था। तभी मुखिया की नियत डगमगाती है। वो पिछली सीट पर बैठी एक लड़की को गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है। तब लड़की को यह बदतमीजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। वो गुस्से में चीखती है, गाड़ी रोको, मुझे तुम्हारी गाड़ी में एक भी पल नहीं रहना। मुखिया हड़बड़ाकर गाड़ी रोकता है तो वो लड़की उस अंधेरी रात में गाड़ी से उतर जाती है और पैदल ही अपने घर की तरफ चल देती है। फिर वो घर पहुंचती है, राहत की सांस लेती है और अपने कपड़े बदलने लगती है। उसे लगता है कि वो एकदम सेफ है, लेकिन उसे पता नहीं था कि मौत उसके दरवाजे पर आ चुकी है। तभी अचानक कमरे में एक अनजान साया दाखिल होता है। इससे पहले कि वो लड़की कुछ समझ पाती, वो दरिंदा उस पर टूट पड़ता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं। सुबह जब उस लड़की की सहेली उसे देखने आती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि सामने उसी लड़की की लाश पड़ी थी और उसके बालों में चमेली का फूल लगाया गया था और पास में एक घुंघरू भी पड़ा था। ये देखकर उसकी सहेली की रूह कांप जाती है। वो जल्दी से पुलिस स्टेशन जाती है और इंस्पेक्टर के सामने गिड़गिड़ाती है कि साहब, मेरी दोस्त के साथ बहुत बुरा हुआ है, प्लीज चलिए। लेकिन पुलिस वाले तो उसकी एक भी नहीं सुनते, बल्कि इंस्पेक्टर उसे डांट कर भगा देता है। असल में ये दोनों लड़कियां नाचने वाली थी, इसलिए समाज में इनकी कोई इज्जत नहीं। तब ये बेचारी लड़की लाचार होकर रोते हुए वापस लौट आती है। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां हम संध्या को देखते हैं। वो एक थिएटर में है जहां काफी भीड़ है। लोग एक दूसरे को कुचलते हुए भाग रहे हैं और संध्या उसी भीड़ में दबी है। तभी वो नींद से जाग जाती है और ये सपना उसे अक्सर परेशान करता है, जैसे ये उसकी कोई पुरानी याद हो। अब तैयार होकर संध्या अपने ऑफिस के लिए निकलती है और वो एक बड़ी और नामी न्यूज कंपनी में काम करती है। ऑफिस पहुंचते ही उसकी मुलाकात उसकी खास दोस्त और कलीग बॉबी से होती है। बॉबी, जो हमेशा खुश रहती है, वो संध्या को छेड़ते हुए कहती है, अरे संध्या, तुम कब से अपना पॉडकास्ट शुरू करने की तैयारी कर रही हो? जिस पर संध्या कहती है कि मैं जल्द ही शुरू करूंगी। फिर ये दोनों अपने काम पर चली जाती हैं। अब आज यहाँ संध्या को जो स्क्रिप्ट पढ़ने को दी जाती है वो उसे पसंद नहीं आती। उसे लगता है कि हम सच दिखाने की बजाय सिर्फ मसालेदार खबरें बेच रहे हैं। इसलिए वो तंग आकर अपने बॉस के कैबिन में जाती है और कहती है कि सर, मुझे यहाँ 4 साल हो गए हैं, लेकिन मैं वो जर्नलिज्म नहीं कर पा रही जिसके लिए मैंने ये प्रोफेशन चुना था। तब बॉस उसकी बातों को हंसी में उड़ाते हैं और कहते हैं कि देखो संध्या, इमोशन से घर नहीं चलता। हमारा मकसद सिर्फ टीआरपी और पैसा है। अगर तुम्हें नहीं पसंद तो तुम जा सकती हो। ये सुनकर संध्या को लगता है कि अब बस बहुत हो गया, यही सही वक्त है अपनी शर्तों पर काम करने का। वो फैसला करती है कि वो ये जॉब छोड़ देगी और अपना खुद का इन्वेस्टिगेटिव पॉडकास्ट शुरू करेगी। फिर वो अपने बॉयफ्रेंड अमर से मिलने आती है, जो कि एक कॉफी शॉप चलाता है। वहाँ वो अमर से अपनी प्लानिंग बताती है और कहती है कि बॉबी भी उसी के साथ काम करेगी। जिस पर अमर कहता है कि तुम जो सोच रही हो वो काफी अच्छा है। फिर जाते जाते संध्या को याद आता है कि उसने अपने झुमके और नेकलेस बॉबी को पहनने के लिए दिए थे। तो वो बॉबी से कहती है कि कल मैं अमर के घर जा रही हूँ फैमिली मीट के लिए, इसलिए वो गहने मुझे चाहिए। तो बॉबी कहती है कि ठीक है, ले लेना। अब अगले दिन संध्या अपने परिवार के साथ अमर के घर जाने के लिए तैयार हो रही होती है और हमें इनकी बातों से पता चलता है कि अमर संध्या से 2 साल छोटा है और दूसरी जाति का है। फिर भी दोनों के परिवार वालों को ये रिश्ता मंजूर है। फिर अमर के घर जाते वक्त संध्या को याद आता है कि वो तो बॉबी से गहने लेने भूल गई, पर देर हो रही थी, इसलिए वो सोचती है कि मैं बाद में ले लूंगी और ये लोग निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि अमर के घर पर हंसी खुशी का माहौल है। अमर की माँ संध्या से कहती है कि जानती हो बेटा, शादी के बाद मेरी जिंदगी पूरी सिमट गई थी, मेरा कोई दोस्त भी नहीं रहा था। तब संध्या उन्हें दिलासा देती है कि आप चिंता मत कीजिए, अब मैं आ गई हूँ ना, तो हम दोनों सहेलियों की तरह रहेंगे। अब यहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा होता है कि तभी बॉबी के घर काम करने वाली नौकरानी रोते हुए वहाँ आती है। उसकी हालत देखकर संध्या के हाथ पांव फूल जाते हैं और वो जल्दी से बॉबी के घर पहुँचती है। यहाँ जैसे वो बॉबी के कमरे में कदम रखती है, उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि सामने बॉबी और उसका बॉयफ्रेंड दोनों की लाश खून से लथपथ थी और कातिल ने उन्हें बड़ी बेरहमी से मारा था। लेकिन संध्या की नजर एक चीज पर रुकती है, जहां बॉबी की लाश के सर पर चमेली के फूल सजे थे और उसके बॉयफ्रेंड के मुंह को एक भारी पत्थर से कुचला गया था। फिर यहाँ पुलिस आती है और जांच शुरू हो जाती है। संध्या पुलिस को बताती है कि बॉबी उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन पुलिस उसे सिर्फ एक गवाह मानकर वहाँ से भेज देती है। अब संध्या घर तो आ जाती है, लेकिन उसके मन में बार बार वही सब चल रहा था। ऊपर से जब वो टीवी ऑन करती है तो देखते कि वही न्यूज चैनल जहां वो काम करती थी
वो बॉबी के कैरेक्टर की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जो देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर संध्या अपने बॉस के पास आती है क्योंकि बॉस ने उसे बुलाया था और बॉस को संध्या के जॉब छोड़ने से काफी नुकसान हुआ था, इसलिए वो उसे दोबारा से ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। पर संध्या साफ साफ मना कर देती है, जिसके बाद वो अपना खुद का पॉडकास्ट शुरू करती है जिसका नाम चिकटिलो रखा था। फिर संध्या अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और वो चोरी छुप के बॉबी के घर में दोबारा जाती है और वहाँ के माहौल को महसूस करते हुए वो अपनी इमेजिनेशन में उस रात क्या क्या हुआ था वो सब रिक्रिएट करती है। उसे एहसास होता है कि कातिल जब अंदर आया तो उसने पहले दोनों को देखा, फिर बड़ी बेरहमी से उन पर हमला कर दिया, फिर उसने बॉबी के साथ दुष्कर्म करके उसे मार डाला और फिर बड़ी तसल्ली से उसके बालों में वो गजरा सजाया। लेकिन एक बहुत ही बड़ी बात जो पुलिस की नजरों से छूट गई थी उसे संध्या पकड़ लेती है। असल में संध्या ने बॉबी के साथ जो लास्ट फोटो ली थी उसमें बॉबी ने एक गोल्ड चैन पहनी हुई थी, पर वो चैन क्राइम सीन पर थी ही नहीं, तो जरूर खूनी उस चैन को चुरा ले गया होगा। और पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर बिल्डिंग के पीछे एक कीचड़ वाला फुटमार्क मिला था, तो 2 क्लू अब पुलिस के पास थे। और जब संध्या बॉबी के मर्डर वाले दिन उसके घर गई थी तब वॉचमैन को कीचड़ वाले पैर उसने धोते हुए देख लिया था, इसलिए अब संध्या का सारा शक उसी वॉचमैन पर था। जिसके बाद संध्या अपने पहले पॉडकास्ट में यही सारी बात दुनिया के सामने रखती है और ये न्यूज काफी ट्रेंड में थी, तो ये पॉडकास्ट भी वायरल होने लगता है और पुलिस पर भी दबाव आ जाता है। तब पुलिस जांच शुरू करती है और उन्हें पता चलता है कि 2 दिन पहले तक वहाँ का जो सिक्योरिटी गार्ड काम करता था वो इस समय गायब है। तब पुलिस उसे ट्रैक करती है और पकड़ लेती है। मजे की बात ये थी कि उसके पास से बॉबी का वो नेकलेस मिल जाता है। फिर पुलिस तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसे कातिल बता देती है कि उसी ने वो खून किया और फिर गहने लेकर फरार हो गया, जिससे ये केस ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। संध्या भी अब शांत हो गई थी, तभी उसे उस गिरफ्तार किए गए सिक्योरिटी गार्ड की पत्नी मिलती है और वो रोते हुए संध्या से कहती है कि मेरे पति चोर हो सकते हैं और उन्होंने शायद लालच में आकर वो हार उठा लिया होगा, लेकिन वो कातिल नहीं है। आपने बिना किसी पक्के सबूत के मेरे पति को फंसा दिया। ये देखकर संध्या को भी लगने लगता है कि कहीं उसने जल्दबाजी में कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया और क्या असली कातिल अभी भी बाहर घूम रहा है। जिसके बाद संध्या यही सब सोचने लगती है कि आखिर उसने क्या मिस कर दिया। तभी संध्या का फोन बजता है और वो फोन उठाती है। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आती है कि तुमने जो किया बहुत अच्छा लगा, मेरे किए हुए काम का क्रेडिट किसी और को दे दिया, बेचारा गार्ड फंस गया, लेकिन मुझे ये सब पसंद नहीं आया। क्या संध्या मेरी बात सुन रही हो ना? ये सुनकर तो संध्या के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो समझ जाती है कि ये आवाज उसी शैतान की है जिसने बॉबी को मारा है और असली कातिल अभी भी बाहर घूम रहा है जिसने संध्या पर नजर रखी है। फिर कातिल आगे हंसते हुए कहता है कि मुझे अंधेरा बहुत पसंद है और इसी अंधेरे में मैं एक और कत्ल करने वाला हूँ, रोक सको तो रोक लो। ये सुनते ही संध्या जल्दी से पुलिस स्टेशन आती है और वो पुलिस को वो रिकॉर्डिंग सुनाती है। तब पुलिस तुरंत उस कॉल को ट्रेस करती है तो वो लोकेशन एक घर की मिलती है, इसलिए पुलिस पूरी फोर्स के साथ वहाँ पहुँचती है। लेकिन वहाँ कोई कातिल नहीं मिलता, बल्कि वहाँ सिर्फ एक बुजुर्ग जोड़ा रहता था। पता चलता है कि थोड़ी देर पहले कोई अनजान आदमी वहाँ आया था, उसने पानी पीने के बहाने उनका फोन मांगा और कॉल करके यहाँ से चला गया। यानी कातिल बेहद शातिर है, वो सिर्फ हत्यारा नहीं बल्कि एक चालाक शिकारी है जो पुलिस और संध्या के साथ चूहे बिल्ली का खेल खेल रहा है। इसके बाद से संध्या पूरी तरह डर चुकी थी। उसे फिर वही थिएटर वाला सपना आता है और उसे लगता है कि उसे कुछ वक्त के लिए इस माहौल से दूर जाना चाहिए, इसलिए वो अमर को साथ लेती है और शहर से दूर गोदावरी गांव के लिए निकल पड़ती है। और असल में दोस्तों वहां जाने की एक और खास वजह है। एक्चुअली उसकी पॉडकास्ट को सुनकर वहां की एक बुजुर्ग लेडी ने संध्या को मिलने के लिए बुलाया था, क्योंकि शायद वो कातिल का पता जानती है। अब गोदावरी पहुंचकर जब संध्या उस बुजुर्ग लेडी के घर जाती है तो एक ऐसा सच सामने आता है जो किसी ने सोचा नहीं था। वो लेडी बताते कि सालों पहले जब वो जवान थी उसके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। यहाँ से सीन फ्लैशबैक में जाता है और हम देखते हैं कि लेडी अपने घर में अकेली थी। तब वही आदमी घर में आया और उसने उस लेडी को दबोच कर उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। फिर जब वो उसे मारने वाला था तो वो अपनी जेब से चमेली के फूल को निकाल कर उसके बालों में लगाने लगा कि तभी पालने में सो रहा उसका छोटा बच्चा जोर जोर से रोने लगा। तब बच्चे की आवाज सुनकर कातिल डर गया कि कोई आ ना जाए और वो लेडी को अधमरा छोड़कर भाग गया। अब लेडी रोते हुए बताती है कि उस दिन अगर मेरा बच्चा नहीं रोता तो मैं जिंदा नहीं होती, लेकिन समाज ने मुझे ही दोषी माना, मेरे पति ने मुझ पर यकीन नहीं किया और मुझे घर से निकाल दिया, तब से मैं ये बोझ लेकर जी रही हूँ। ये सब सुनकर संध्या को अब पूरा पैटर्न समझ आने लगता है कि ये सिर्फ कोई मर्डर नहीं बल्कि ये एक सीरियल किलर है जो 90 के दशक से लेकर अब तक लगातार किलिंग्स किए जा रहा है। और
कातिल का एक फिक्स पैटर्न है। पहले वो दुष्कर्म करता है, फिर मर्डर करके चमेली का फूल लगाता है और वो पकड़ा ना जाए इसलिए प्रोटेक्शन भी यूज करता है। फिर संध्या कुछ दिन इसी डिस्ट्रिक्ट में रहकर बाकी उन लेडीज तक पहुंचने का ट्राई करती है जिनके साथ पिछले 20 साल में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं। और यहाँ संध्या का बॉस लोकल पुलिस की हेल्प लेकर संध्या की मदद भी करता है और उसे कुछ पुराने केसेस की फाइल दिला देता है। जिसके बाद संध्या ललिता से मिलकर उसकी कहानी सुनने जाती है, पर ललिता बात ही नहीं करती। फिर ललिता के मामा संध्या के पास आकर उसे पूरी घटना बताते हैं और कहते हैं कि ललिता कभी पुलिस के पास नहीं गई क्योंकि उस समय ललिता को चुप रहना ही सही लगा, वरना ललिता की भी काफी बदनामी होती। जिसके बाद संध्या अपने रूम में आकर अपने पास्ट को याद करने लगती है और बचपन में संध्या अपने फादर के साथ पहली बार थिएटर में मूवी देखने गई थी और एकदम से वहाँ भीड़ उमड़ आई। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि कुछ लोगों ने संध्या को कहीं कहीं छूना शुरू कर दिया। इसी कारण संध्या ट्रॉमा में आ गई थी। तब संध्या की माँ ने उसे चुप करा दिया, वरना संध्या की काफी बेइज्जती होती। उसी दिन से संध्या के मन में उसी भीड़ का ट्रॉमा आज तक है, जिसके उसे सपने आते हैं। और यहाँ संध्या को भी समझ आ जाता है कि शायद ललिता भी इसी कारण से अपने साथ हुई दरिंदगी के बारे में किसी को नहीं बता रही ताकि उसकी बदनामी ना हो। इसके बाद संध्या गोदावरी की सारी स्टोरीज को अपने पॉडकास्ट पर शेयर करती है। साथ ही वो ललिता की स्टोरी भी बताती है कि 20 साल पहले ललिता अपने पति के साथ खुश थी और उस खूनी ने आकर ललिता के सामने उसके पति को मार डाला, फिर उसके गले में घंटी बांधी और ललिता को गजरा लगाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही संध्या कहते कि अब आप सब चौकन्ने हो जाइए क्योंकि वही खूनी वापस आ गया है और उसी ने बॉबी को मारा है। जिसके बाद ये ट्रेंड तेजी से वायरल हो जाता है। इसी कारण पुलिस पर भी प्रेशर बनने लगा था। वहीं इस पॉडकास्ट के बाद वॉचमैन को छोड़ दिया जाता है। फिर आज डीआईजी मीडिया में आकर बोलता है कि बॉबी केस और उन 20 साल पुराने केसेस में कोई कनेक्शन नहीं है। संध्या बस फेमस होने के लिए इस तरह की कहानी बता रही है। ये सब सुनकर तो संध्या को लगता है कि अब उसे विक्टिम्स को सामने लाना ही होगा, तभी पुलिस पर उस सीरियल किलर को पकड़ने का दबाव बनेगा। इसलिए संध्या ललिता और वाणी को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए कहती है। जिसके बाद संध्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अरेंज करवाती है, पर ललिता और वाणी में से कोई भी नहीं आता क्योंकि उन्हें मीडिया के सामने आने से डर लग रहा था। पर तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाची और रानी आ जाते हैं। ये वही लड़कियां हैं जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था और हमें पता चलता है कि तब किलर को लगा था कि लाची मर गई होगी, पर जब रानी लाची के घर आई तो लाची को सांसें आ रही थी। उस समय लाची का शक पॉलिटिशियन चीना पर था, पर इंस्पेक्टर राज ने चीना से ज्यादा पैसे दिलाने का वादा करके लाची का मुंह बंद करवा दिया था और राज ने इनकी कंप्लेन भी नहीं लिखी थी। जिसके बाद लाची और रानी ने अपनी जान का खतरा सोचकर उस गाँव को छोड़ दिया था। अब ये सारी बातें बाहर आने के बाद डीआईजी राज को सस्पेंड कर दिया जाता है। तभी संध्या को वही खूनी एक लोकेशन सेंड करता है। उस लोकेशन पर खूनी ने एक और कपल को जान से मारा हुआ था, जहां लड़के के गले में वही घंटी और लड़की के बालों में गजरा था। वही डीआईजी के सस्पेंड होने के बाद इस केस को आनंदिता नाम के ऑफिसर को दे दिया जाता है और आनंदिता क्राइम स्पॉट की जांच करती है। फिर पूरे केस की डिटेल चेक करने के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता, इसलिए आनंदिता संध्या से हाथ मिला लेती है और वो दोनों मिलकर पुराने रिकॉर्ड्स खंगालते हैं। यहाँ संध्या भी अपना दिमाग लगाती है और कहती है कि प्रोटेक्शन यूज करने वाला कोई पढ़ा लिखा खूनी होगा और हो सकता है कि वो कोई अफसर हो जिसका अलग अलग शहरों में ट्रांसफर होता रहा होगा। तभी किस्मत उनका साथ देती है और हाल ही में एक विक्टिम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक नया खुलासा होता है। डॉक्टर बताते हैं कि मरने वाली लड़की के गले के अंदर बहुत गहराई में कातिल का एक बाल फंसा हुआ मिला है, यानी अब पुलिस के पास कातिल का डीएनए है। फिर यहाँ इन लोगों का शक गाँव के मुखिया के बेटे चिनवर पर जाता है क्योंकि उसका पिछला रिकॉर्ड बहुत खराब था। तब पुलिस और संध्या एक प्लान बनाते हैं। वो चिनवर के घर जाते हैं और बहाने से उसका टूथब्रश चुरा लेते हैं ताकि उसका डीएनए सैंपल ले सकें। फिर लैब में टेस्ट होता है, लेकिन जब रिपोर्ट आती है तो डीएनए मैच नहीं होता और इन्वेस्टिगेशन फिर से वहीं आकर खड़ी हो जाती है जहां से शुरू हुई थी कि आखिर वो कातिल है कौन। अब ये सब होने के बाद पुलिस और संध्या हताश हो जाते हैं, लेकिन कातिल को इस खेल में मजा आ रहा था। वो पुलिस स्टेशन में एक पार्सल भेजता है। जब पार्सल खोला जाता है तो उसमें एक घुंघरू होता है और साथ में एक चिट्ठी भी। चिट्ठी में लिखा था कि तुम लोग मुझे कायर समझते हो, मैं तुम्हारे बीच ही हूँ, तुम्हारे साथ सांसें ले रहा हूँ और मैंने कहा था ना कि एक और हत्या होगी। तभी हम देखते हैं कि शहर के दूसरे कोने में एक और लड़की की लाश मिलती है, बिल्कुल उसी पैटर्न में। ये सब देखकर पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। जिसके बाद यहाँ संध्या और अमर की शादी की तैयारी भी शुरू हो जाती है और संध्या अपनी शादी की तैयारी में बिजी हो गई थी। हालांकि संध्या अभी भी इसी केस को लेकर परेशान थी। फिर संध्या के घर पर आज वो किलर एक बोतल फोड़ता है। तब संध्या डरने की बजाय उसी किलर को
को फॉलो करती है और वो जाकर उस किलर को पीटती है और उसे पकड़ लेती है। तब पता चलता है कि अटैक करने वाला कोई किलर नहीं बल्कि वाणी का लड़का है। वही वाणी जो उस किलर की विक्टिम थी और जिसने संध्या को गोदावरी बुलाकर सच बताया था। असल में जब से संध्या ने गोदावरी केसेस के बारे में बोलना शुरू किया है तब से उन विक्टिम्स की लाइफ पूरी तरह से लोगों ने नरक बना दी है और उस लड़के को भी नाजायज बच्चा बुलाया जा रहा है। लड़का कहता है कि संध्या की फ्रेंड बॉबी तो लकी थी जो उसे उसी दिन मार दिया गया, पर मेरी माँ तब बच गई थी और अब लोग उसे डेली तानों से मार रहे हैं। ये सब सुनकर तो संध्या टूट जाती है और इस केस पर आगे काम करना बिल्कुल बंद कर देती है। संध्या को भी लगने लगा था कि उसे चुप रहना चाहिए था। उधर आनंदिता अब संध्या की एडवाइस को फॉलो करते हुए 20 साल पुराने सभी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज का डाटा मंगा लेती है ताकि ये पता चल सके कि कब किसका ट्रांसफर कहाँ हुआ था। अब यहाँ उसने उन हजारों लोगों के डाटा में से सीरियल किलर को ढूंढना शुरू कर दिया है। इधर संध्या और अमर की भी शादी हो गई है और आज ये दोनों अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे। तभी अमर को पता चलता है कि इसकी माँ की सीढ़ियों से गिरने की वजह से मौत हो गई है, जिसके बाद अमर और उसके पापा राव का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। पर संध्या को इसमें भी शक हो रहा था कि कहीं इसमें भी सीरियल किलर का हाथ तो नहीं है, इसलिए संध्या माँ का पोस्टमार्टम कराने को बोलती है। पर अमर तो संध्या को ही डांट देता है कि तुम पागल हो गई हो, जिसके बाद ये लोग माँ का अंतिम संस्कार कर देते हैं। उधर इंस्पेक्टर को एक और पुलिस स्टेशन से कॉल आता है और वहाँ भी कुछ साल पहले सेम ऐसे पैटर्न में दुष्कर्म करके मर्डर हो रहे थे जिसमें गजरा और घुंघरू का यूज किया गया था, इसलिए ये इंस्पेक्टर इस केस की फाइल को भी वहाँ भेज देता है। अब यहाँ संध्या उदास बैठी थी, तभी उसे अपनी सास की कही बात याद आती है। एक दिन बातों बातों में उसकी सास ने उसे पुरानी गुड़िया दिखाई थी और कहा था संध्या जब मेरा कोई नहीं था तो यही गुड़िया मेरी सहेली थी। तब संध्या को अजीब सी बेचैनी होती है और वो उस गुड़िया को ढूंढने लगती है। फिर संध्या उस गुड़िया को उठाती है जो उसे भारी लग रही थी और वो जब उसे खोलकर देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। असल में गुड़िया के अंदर कुछ गहने छुपे थे और ये कोई साधारण गहने नहीं थे, ये वही सोने का हार और झुमके थे जो बॉबी के घर से गायब हुए थे, जिन्हें संध्या ने बॉबी को दिया था। ये देखकर तो संध्या हैरान थी। इसका मतलब है कि कातिल कोई बाहरी नहीं बल्कि संध्या के घर का ही कोई इंसान है और वो कोई और नहीं बल्कि उसका ससुर राव था। और शायद सास को शक हो गया था या उन्होंने कुछ देख लिया था, इसलिए उन्होंने वो गहने सबूत के तौर पर इसी गुड़िया में छुपा दिए थे, जिसके बाद राव ने अपनी बीवी को धक्का देकर मार दिया। उसी वक्त संध्या के फोन पर घंटी बजती है और त्रिची से एक पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है। वो बताते हैं कि मैडम हमने पुराने रिकॉर्ड चेक कर लिए। एक सरकारी अफसर जो सालों पहले त्रिची में पोस्टेड था उसके रहने के दौरान वहाँ हुबहू ऐसी हत्याएं हुई थी और वो अफसर कोई और नहीं बल्कि राव है। इधर आनंदिता को भी राव का नाम मिल गया था कि उसने ही खून किए हैं, इसलिए वो उसे पकड़ने चल देती है। वही संध्या की बातें राव ने सुन ली, इसलिए वो उस पर हमला कर देता है और यहाँ जबरदस्त लड़ाई होने लगती है। फिर जैसे राव संध्या को मारने वाला होता है इससे पहले वहाँ पुलिस आकर उसे पकड़ लेती है, जिसके बाद पुलिस स्टेशन में पूछताछ शुरू होती है पर राव कुछ कहता नहीं। तब संध्या उसे उसके बचपन की एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो दिखाती है जिसे देखकर वो टूट जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो अपना गुनाह कबूल करना शुरू करता है। वो बताता है कि जब मैं छोटा था तो मेरी माँ नहीं थी, मुझे मेरी चाची ने पाला। वो बहुत सुंदर थी और वो हमेशा पायल पहनती थी और अपने बालों में हमेशा चमेली के फूल लगाती थी। मैं उन्हें देवी मानता था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ वो देवी एक डायन बन गई। उसने मेरे साथ दुष्कर्म करना शुरू कर दिया। मैं बच्चा था, समझ नहीं पाया, मैं फिर भी उन्हें अच्छा मानता रहा। फिर एक दिन चाची के पति ने मुझे उनके साथ गलत करते हुए देख लिया और खुद को बचाने के लिए चाची ने सारा इल्जाम मुझ पर डाल दिया कि मैं ही उनके साथ जबरदस्ती कर रहा था। उस दिन मेरा मासूम दिल नफरत से भर गया और मैंने पास पड़ी गाय बांधने वाली लोहे की जंजीर उठाई और अपने चाचा को मार डाला। और फिर मैंने अपनी चाची का भी वही हाल किया जो मैं आज तक इन लड़कियों का करता आया हूँ। तब से लेकर आज तक मैं जब भी किसी औरत को चमेली का फूल लगाए देखता हूँ या घुंघरू की आवाज सुनता हूँ तो मुझे अपनी चाची की याद आती है। मेरे अंदर का वो शैतान जाग जाता है और मुझे तो भूलने की बीमारी भी है। मैं सब कुछ भूल जाता हूँ लेकिन वो नफरत मैं भूल नहीं पाता जो मुझे मेरी चाची से थी। आगे वो बताता कि मैंने बॉबी को इसलिए मारा क्योंकि उसने मुझे अपने नए खरीदे घुंघरू दिखाए थे और वो आवाज मुझे बर्दाश्त नहीं हुई। वहीं मेरी पत्नी को भी मुझ पर शक हो गया था, इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा। तब संध्या उससे पूछती है कि ये सब करने के बाद क्या आपको जरा भी पछतावा नहीं है? इस पर राव मुस्कुराता हुआ कहता है कि पछतावा कैसा, मैं तो कुछ ही देर में ये सब भूल जाऊंगा ना। जिसके बाद हम देखते हैं कि राव को उम्र कैद की सजा मिल जाती है। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, अब आपको इसके अलावा कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट में बताइएगा और अगर आपको हाल ही में ये कमाल की मूवी देखनी है तो ये वीडियो देख लीजिए।